हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो है सीरीज़ वो स्टार्ट कर दिया है। और इससे पहले जो है एक वीडियो आपके पास आ चुकी है जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के जनरल कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने बनाया है। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रा देख के आइएगा। और यदि आप किसी बड़े बोर्ड पे पढ़ने वाले होंगे तो इस वीडियो को ज़रा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, आपको पढ़ने की आदत होगी, बट कोई ना, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स का डे 2 है और इसमें हम लोग देखने वाले क्या हैं, तो जो एक टॉपिक है आपका CHS क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, या फिर बोल सकते हो गरीबी और बेरोजगारी। और ये क्लास 9th में भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्लास 9th के लिए भी है और 11th के लिए भी। तो जो भी बच्चे 9th और 11th दोनों के लिए देखना चाहते हैं तो वो पहली वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो आज गरीबी या फिर बेरोजगारी की स्थिति, तो इन सब चीज़ का अध्ययन कहाँ से या फिर आकलन कहाँ से डाटा आता है, तो वो आता है आपका NSSO से। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और एक है जो है नीति आयोग का टास्क फोर्स जो है, वो जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, जैसे आप सुनते होंगे APL BPL। ठीक है, ये सब पुरानी टर्मोलॉजी है, ये योजना आयोग भी करती थी, बट अभी जो है नीति आयोग का टास्क फोर्स जो है वो करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जो आपको उचित समय पे, ठीक है, उचित समय पे, जिस समय आपको ज़रूरत हो उस समय आपके मन मुताबिक कार्य ना मिले, अगर जो मिले भी तो आपको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, पहला बात तो आपको उस टाइम पे, जैसे आज चाहिए आपको वर्क, आज काम नहीं मिला है, और मिला भी तो आप उस काम को करने में बिल्कुल इच्छा नहीं है। और पहली बात, आप कर भी रहे हो तो आपको चाहिए कम से कम 200 रुपया, बट मिल रहा है 100 रुपया। तो ये भी आपको भले ही पैसा मिल रहा है, बट ये भी जो है आपका बेरोजगारी की स्थिति है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बेरोजगारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं उसके टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो वैसे 6 टाइप होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप है, बट आप इन 6 को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। हिंदी वाले लिख लेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है, जो इस स्थिति में लोग जो है कुछ दिनों तक काम से दूर हो जाते हैं। ठीक है, किस वजह से, यदि इसे मैंने लिखा है टेक्निकल चेंज की वजह से। जैसे मान लो यदि आप, मान लो आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस में काम कर रहे हो, और वहाँ पे आपको जो है नॉर्मली आप हैंड वर्क कर रहे हो, वहाँ पे मान लो आपको लैपटॉप वगैरह या फिर बोल सकते हो कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। लेकिन अब उस ऑफिस में ऐसा हो गया, जो अब हमें यहाँ पे वैसे ही लोगों को रखना है जो कि कंप्यूटर चलाना जानते हों, कंप्यूटर के जो भी वर्क है उसे जानते हों। ठीक है, तो इस स्थिति में आप यदि नहीं जानते हैं तो आपको जो है दे दिया जाएगा मौका, जो जाके आप ये सीख के आइए। ठीक है, लर्न करके आइए, तब हम आपको रखेंगे। तो उस समय के लिए जो आप कुछ देर के लिए जो काम से निकल गए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। और ये कुछ समय के लिए ही होता है, आपको टाइम दिया जाएगा, जो 1 महीना 2 महीना में जो है सीख के आइए। ठीक है, और इसी का जस्ट आगे होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी आपका डिमांड यहाँ पे क्या था, जो आपको कंप्यूटर सीख के आना है। ठीक है, उसमें कैसा प्रोसेसिंग होता है, नहीं होता है, और आप यदि रह गए एकदम से लेजीपन दिखा रहे हैं, आलसीपन, और आप जाके नहीं सीखे हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, उस कंपनी से परमानेंट निकाल दिया जाएगा। निकाल दिए जाओगे, यानी आपने जो डिमांड था उसके तरफ शिफ्ट नहीं हुए, तो इस स्थिति में आप जो है आप परमानेंट जो है बेरोजगारी की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा तकनीकी बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर जो कोई भी व्यक्ति जिस हिसाब से मांग किया जा रहा है उसके अनुसार शिफ्ट नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जो स्थायी बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से। तो ये दोनों एक साथ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। अगला है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आप अक्सर देखते होंगे, जो
कुछ खास विशेष मौसम में ही ये आपको रोजगार मिलता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है सब्जी बेच रहा है, ठीक है, तो सब्जी बेचने का मौसम होगा तो वो शहर से गांव में आ जाएगा, ठीक है, गांव में आकर अपना सब्जी बेच लेगा, फिर जैसे ही सब्जी का मौसम समाप्त हो जाएगा फिर जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा सीजनल, जैसे देखते हो विवाह के अवसर पे जितने भी टेंट वाले होते हैं, जितने भी डीजे वाले होते हैं, यहाँ तक कि जो आपके पंडित जी जो होते हैं, ठीक है, पंडित जी वो भी क्या करते हैं, एकदम से पूरा जो है उनको फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूरा का पूरा रोजगार में लगे रहते हैं। इधर उधर जजमान जो है उनको बुलाते रहते हैं, लेकिन एक टाइम बाद जो है पंडित जी को कहीं से भी बुलाया नहीं जाता। आप देखते ही होंगे जो इधर भी उनको इनवाइट किया गया, उधर भी अब पंडित जी पूरा परेशान हैं, तो एक जगह वो जा रहे हैं, एक जगह अपने बेटा को भेज दे रहे हैं। तो ये जो है अगर जो उसके बाद शादी विवाह का मौसम ख़त्म हो जाता है तो डीजे भी अपने घर पे डीजे आकाश पड़ेगा, टेंट वाले अपने घर पे टेंट लगाएंगे, पंडित जी अपने इधर ही हवन कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि खेती में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो है हिडन या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं छिपी हुई या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। क्या मैंने बोला, एक बोला या तो छिपी बेरोजगारी या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो मैं लिखा हूँ ये जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है। हिडन या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है, जो मान लो ये खेत है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है मात्र 10, बट यहाँ पे जो है लग गए हैं 20 लोग। तो इस स्थिति में जो है 10 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं उन लोगों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आके यहाँ पे लग गए हैं। तो ये क्या है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है 10 लोग। ये 10 लोग जो है बेमतलब का जो है यहाँ पे रह रहा है, तो उन्हें निकाल दो, ठीक है। इसी स्थिति को बोलते हैं जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग लग जाएं काम पे और एक तरह का दिखावा हो जो सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं हिडन या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादातर खेती में ही देखने को मिलता है। देखते हो कि खेत में जो है आपके पूरे परिवार के लोग लगे रहते हैं, बट उसमें से देखोगे एक दो लोग चले भी जाएं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो इसी स्थिति को एक आपसे ये इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, सीमांत उत्पादकता किस बेरोजगारी का उदाहरण है या फिर कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो है कृषि में देखने को मिलता है और ये जो है हिडन या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है, जो इधर जो 10 लोग लगे हुए हैं इनको क्या मैं निकाल दूं तो क्या हमारे उत्पादन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो फ़र्क जो है बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। यानी इन लोगों के रहने या नहीं रहने से हमारे उत्पादन पे कोई असर पड़ा नहीं, तो जीरो। क्या इन लोगों का योगदान क्या है? जीरो है। तुम्हारे रहने नहीं रहने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो तुम्हारा योगदान है ही क्या? जीरो। समझ में आ रही बात? तो वही है, सीमांत उत्पादकता क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में जीरो है। तो ध्यान रखिएगा ये बात, ये मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है आपके पास एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिला। ये ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है पीएचडी करके प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता हो, बट वो व्यक्ति जो है किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को होम ट्यूशन दे रहा है, तो ये स्थिति क्या है, उसकी योग्यता है पीएचडी वाले या फिर बोल सकते हो बीए या फिर कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाने की, लेकिन वो पढ़ा रहा है किसे, नर्सरी के स्टूडेंट को। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये जो है इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये जो उत्पन्न होता है फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल, यानी जो है बोल सकते हो व्यापार चक्र के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। व्यापार चक्र में क्या होता है, जो कभी मान लो मंदी की स्थिति आ गई, मंदी की स्थिति क्या हो गई, जब सामान जो है बिक नहीं रहे हैं और बिक भी रहे हैं तो बहुत ही लो रेट में बिक रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेगी कंपनी को जब घाटा होने लगेगा तो कंपनी जो अपने यहाँ से कुछ जो है बोल सकते हो वर्कर्स को क्या करेगी, निकाल देगी। तो क्या होगा, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसी स्थिति को बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये थे बेरोजगारी के टोटल 5 प्रकार मैंने बताए हैं। अब है हमारे पास दूसरा टॉपिक, वो है पॉवर्टी के ऊपर, आप इन्हें ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब पॉवर्टी क्या होता है, तो जो पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं गरीबी। बेसिक नीड क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे 3 तो यही थे, बाद में और ऐड किया गया स्वास्थ्य तक पहुंच और शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य तक पहुंच और शिक्षा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य के लिए सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे आप बच भी सकते हैं, नहीं भी बच। शिक्षा आपको पता है सरकार दे रही है शिक्षा, बट कितना अच्छा दे रही है आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये है एब्सोल्यूट
पॉवर्टी का मापन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो एब्सोल्यूट ये पॉवर्टी के अंतर्गत कौन कौन से मानदंड है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी बोल सकते हो ब्रेड, ठीक है, क्लॉथ, ठीक है, शेल्टर, हेल्थ केयर और एजुकेशन। अगला है हमारे पास गरीबी मापन। गरीबी मापन हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 ठो है, एक है कैलोरी मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है वर्ल्ड बैंक। कैलोरी मेथड में क्या होता है, इसे आप बोल सकते हो उपभोग, ठीक है, यानी यहाँ पे आय और उपभोग के आधार पे, उपभोग में आप कितना चीज़ खा पी रहे हो, ठीक है, खा पी के कितना कैलोरी आप ऊर्जा ले रहे हो, और यहाँ पे जो है आप कितना, आपके पास पैसे कितना है या फिर आप पैसों को कितना खर्च कर रहे हो। तो कैलोरी मेथड के अंतर्गत योजना आयोग, ठीक है, किसने दिया था, योजना आयोग, अलग समिति और रंगराजन समिति, इन तीनों ने मिलके जो है बोला था, जो यदि कोई भी व्यक्ति जो कि शहर में रह रहा है, वो अगर जो खपत जो है उसका 21 कैलोरी तक जो है डाइट वो ले रहा है, तो वो गरीबी नहीं, गरीब की रेखा के बाहर आ जाएगा। और जो व्यक्ति जो रूरल है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है, वो यदि 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। इससे कम रहने वाले जो है गरीब की श्रेणी में आएंगे। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो गरीबी मापन के लिए कितना कैलोरी जो है अर्बन में तय किया गया है, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। क्यों, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो एकदम शारीरिक श्रम करते हैं, और अर्बन वाले जो हैं वो मानसिक श्रम में ज़्यादा, यानी जो बोल सकते हो ऑफिस में बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, बट ये ज़्यादा खेत में काम करते हैं, इस वजह से इनका कैलोरी कितना है, ज़्यादा है, इनका कम है, ठीक है। और पूछा जाएगा किसके द्वारा, तो योजना आयोग, अलग समिति जो कि 1979 या फिर 1979 में जो है ये बताई थी, और रंगराजन समिति जो कि 2012 का। योजना आयोग जो है इसे इंट्रोड्यूस कब किया था, तो 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 में चली थी, ठीक है। तो ये हुआ कैलोरी मेथड। उसके बाद है अगला हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, जो कोई भी व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन जो है कितना रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक समिति तेंदुलकर समिति, एक है रंगराजन समिति। जो तेंदुलकर समिति थी वो 2005 में आई थी, और रंगराजन समिति 2012 में इंट्रोड्यूस की थी। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार यदि कोई भी शहर का लोग जो है 33 रुपया पर डे खर्चा कर रहा है, 33 रुपया पर डे, या फिर गांव का लोग 27 रुपया पर डे खर्चा कर रहे हैं, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। इससे कम खर्चा करें, यदि आप जो है 33 रुपया पर डे खर्चा कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। यदि आप 27 रुपया गाँव में रह के खर्चा कर ले रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। ये किसके अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार। और रंगराजन समिति जो कि 2012 में आया, उसने बोला यदि आप शहर में रह रहे हो और शहर में आप पर डे जो है 47 रुपया खर्चा कर रहे हो, या फिर गांव में रह के 32 रुपया खर्चा कर रहे हो, तब आप गरीबी रेखा से बाहर हैं, आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। तो ये पर डे वाला कहानी था, ठीक है। पर डे अगर जो कोई भी व्यक्ति शहर में रह के 33 रुपया और गाँव में रह के 27 रुपया, किसके अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार खर्चा कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। और रंगराजन समिति ने कितना बताया, 47 और 32। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जो तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में जो है गरीबी का अनुमान कितने रुपया व्यय करने पे लगाया जाता है, तो 33, और ग्रामीण क्षेत्र पे 27 रुपया। और उसी तरह रंगराजन समिति ने कितना बताया शहरी क्षेत्रों के लिए, तो शहरी क्षेत्रों के लिए 47 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32। अब इसे आप मंथली में कर दो, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, ये तो पर डे वाला था, इधर मंथली में पूछ लेगा, तो मैंने यहाँ पे मंथली में लिख दिया है, ठीक है। जो मंथली में यदि गाँव के लोग जो हैं 816 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो वो गरीब नहीं है। और शहर के लोग जो है मंथली मात्र 1000 रुपया, इतना तो आप लोग एक बर्थडे पार्टी में उड़ा देते होंगे, समझ रहे हो। ऐसे में तो आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। अब उसी तरह रंगराजन समिति जो है वो बता रही है, जो यदि गांव के लोग जो है 2012 के अनुसार 972 रुपया खर्चा कर रही है पर मंथ, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। और शहर के लोग 1407 रुपया। तो ये डाटा थोड़ा सा आप ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और है वर्ल्ड वाइड, ये तो इंडिया के अंतर्गत हुआ, वर्ल्ड पे, ठीक है, यानी पूरे विश्व स्तर पे जो है एक वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक ने बताया यदि इंडिया के लोग, वैसे पूरा
2.5 से $3 के बीच में पूरे विश्व के लिए, लेकिन भारत के संदर्भ में बोला, भारत गरीब देश है तो इसके लिए उसने बोला $1.90। ठीक है, $1.90 यदि आप पूरा खर्चा कर रहे हो पूरे भारत में, अगर जो कोई भी व्यक्ति खर्चा कर रहा है, यानी $1.9 कहने का मतलब है जो ये लगभग, अगर जो आप 80 से गुना करो तो अगर मान लो $2 मानो तो लगभग 160 रुपया। तो ये थोड़ा सा सही लगता है, यदि 160 रुपया कोई व्यक्ति पर डे खर्चा कर रहा है तो वो वाकई में थोड़ा सा ठीक ठाक उसका इकोनॉमिक स्थिति है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है तो $1.9 पर डे। कैलोरी मेथड से क्या है, 2100 कैलोरी अर्बन वालों को चाहिए, 2400 कैलोरी रूरल वालों को चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड में तेंदुलकर समिति के अनुसार अर्बन वालों को 33 रुपया खर्चा करना है पर डे और रूरल वालों को 27 रुपया, और मंथली में जो रूरल वालों को 816 और अर्बन वालों को 1000 रुपया। उसी तरह रंगराजन समिति के लिए रंगराजन समिति ने क्या बताया, अर्बन वालों को 47 रुपया और रूरल वालों को 32, और मंथली में देखो तो रूरल वालों को 972 रुपया खर्चा करना है मंथली और 1407 रुपया खर्चा करना है अर्बन वालों को। अब है एक और है जो पॉवर्टी का अनुमान जो है लगाने के लिए हमारे पास संगठन कौन कौन से हैं। तो एक तो मैंने बताया NSSO, और एक है गिनी गुणांक, इसके द्वारा भी हम लोग मापते हैं। और ये जो है आप पढ़ोगे कहाँ, तो ये आप 11th 12th क्लास में जाओगे तब डिटेल में पढ़ोगे। अभी ये टॉपिक जो है आधे घंटा प्लस का है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। अब ध्यान रखेंगे जो पॉवर्टी का अनुमान जो है एक NSSO द्वारा लगाया जाता है, एक गिनी गुणांक के द्वारा, एक है लॉरेंज वक्र के द्वारा, ये लॉरेंज कर्व के द्वारा जो है ये पॉवर्टी डिसाइड किया जाता है, और एक है गिनी कॉफिशिएंट। ठीक है, गिनी कॉफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 0 से 1 तक रहता है। जैसे आप pH मान पढ़ते होंगे, pH सॉरी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बट अब थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखो दिखाई दे रहा अब। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो पॉवर्टी का जो है अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो एक है NSSO द्वारा और एक है यहाँ पे गिनी गुणांक या गिनी कॉफिशिएंट जो कि 0 से 1 है, लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व जो है वो है। ये 3 के आधार पर हम लोग पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, गिनी गुणांक जो है 0 से 1 के बीच में ये डिसाइड होता है। जैसे pH वैल्यू आपका कितना 0 से 14 के बीच रहता है ना, तो उसी तरह जो है ये 0 से 1 के बीच रहता है। और गिनी कॉफिशिएंट जब निकाला जाता है, जो जितना 0 के पास रहेगा उतना बढ़िया माना जाता है, जो कोई भी देश उतना ज़्यादा गरीब नहीं है। जैसे यदि गिनी गुणांक निकला हमारा 0.2 और 0.9 निकला है तो हमारे लिए अच्छा स्थिति दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन अगर दोनों में डिसाइड किया जाए तो कौन सा है हमारे लिए बढ़िया, तो 0.2, क्योंकि ये जो है 0 के नज़दीक है और 0.9 जो है काफ़ी दूर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो आप एक अच्छे से नोट्स बना ले, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हो अपने लिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे, बट आप जो है अपने लिए तो मेहनत इतना कर ही सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो लगभग 15 मिनट प्लस हो गया है, बट कोई ना, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी के आधार पर हम आपको जो भी कंटेंट है वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये तरह का कंटेंट शायद आपको ना मिल रहा हो, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाएं ही। चलिए मिलते हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों का जैसा रहता है रिस्पांस उसी के आधार पर जो है वीडियो आपको आती रहेगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।